मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने सेशन को प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे आप सभी के सामने लेकर के आते हैं, जिसमें बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख घटनाएं चर्चा का केंद्र रहती हैं उनको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश में उन घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन उससे पहले ऐसे स्टूडेंट जो हमारे एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी छात्र हमारे साथ नए सिरे से जुड़ रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटने ना पाए जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि बीते हफ्ते हमने आप सभी के लिए क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था और क्या उसका सही उत्तर होगा। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर जो सवाल था इसका उत्तर कई स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया था या जो नए छात्र जुड़े तो आपको बताते कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन जो है 22 मार्च 2025 को करवाया गया था। और इसके जो मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वही यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर 22 मार्च को इन्वेस्टर मीट का आयोजन लखनऊ में ताज होटल में किया गया। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इन्होंने लखनऊ हरदोई की जो सीमा है यहीं पर तकरीबन 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की घोषणा की थी। साथ ही यहाँ पर इस मीट के अंतर्गत सरकार का लुधियाना की जो कंपनी है रमन जैन आर जैन इंडस्ट्रीज से 500 करोड़ का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता भी हुआ था। तो कुल मिलाकर के आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया और क्या इसकी प्रमुख बातें थी वो भी आपको इसके बारे में पता चल गई। तो ये रहा बीते हफ्ते का जो आपका अभ्यास प्रश्न था। तो अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। सवाल है इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो अभी हालिया की रिपोर्टों की अगर बात करते हैं तो एक न्यूज जो है चर्चा का केंद्र रही है, जिसमें इथेनॉल उत्पादन के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर आ गया है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इथेनॉल को जैव ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट वहां पर गुड़ जिसे जगरी कहते हैं वो भी उत्पादित होता है उप उत्पाद के रूप में। यहाँ पर हम इथेनॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इथेनॉल को लेकर के एक बायोफ्यूल की नीति भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चला रखी है। आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो उत्तर प्रदेश की जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसके क्या प्रमुख प्रावधान है या उसमें उसका क्या प्रमुख उद्देश्य है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि लगातार अब यहाँ पर देखते हैं कि जो राज्य है उत्तर प्रदेश उसने 8 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष कर दिया है और इसी की वजह से जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो गया है, ठीक है, इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में पूरे भारत में। और यहाँ पर अगर देखते हैं फ्यूचर में इसमें टारगेट क्या रखा है, 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष, इसको बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश का एक स्थान है गोंडा। तो गोंडा जिले में ही इथेनॉल उत्पादन का एक संयंत्र लगा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा गोरखपुर की जो यहाँ पर पिपराइच चीनी मिल में भी इथेनॉल का उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इस संयंत्र की अगर बात करें या जो इथेनॉल प्रोडक्शन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसकी बढ़ोतरी यानी कि इथेनॉल उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो गन्ना के किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं जो गन्ना किसान है उनकी फसल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर नए उद्योगों की स्थान अगर हम देखते हैं स्टैब्लिशमेंट होगा, जिससे कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लाखों हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। साथ ही साथ जो रूरल एरियाज है और जो कस्बाई यानी कि जो टाउन एरियाज है वहां के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जो होंगी उनमें भी हमें क्या है की तेजी देखने को मिलेगी। कंसिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों का विकास होने वाला है। तो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं ईपीबी के बारे में भी आपने सुना होगा, तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है, अगर हम इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं तो जो पेट्रोल है उस पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, साथ ही साथ जो पोल्यूशन है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट है वो इथेनॉल
के हैं, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, वो भी उसके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी ये इथेनॉल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा और क्या बात है, तो इथेनॉल एक जैव ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसकी बात करें, इसको बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर जो विभिन्न स्रोत है, गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोगैस से इसका उत्पादन किया जाता है। चीनी और गुड़ इसका एक उपोत्पाद के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आमतौर पर इथेनॉल यानी कि निर्जल एल्कोहल तथा रेक्टिफाइड स्पिरिट के उत्पादन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसका उपयोग कहां पर होता है, तो इसका सेवन भी किया जाता है। बियर के रूप में अगर हम देखते हैं तो बियर है, वाइन है एवं स्पिरिट जैसे जो अन्य चीजें हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य उत्पाद हैं उनके निर्माण में भी एज अ सॉल्वेंट, यानी कि इसकी जो विलायक क्षमता है अधिक होने के कारण इसे एक गुड सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। चिकित्सकीय पर्पस के लिए प्रयोगशालाओं में एंटीसेप्टिक के रूप में, कीटाणुनाशक और परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो केमिकल्स है, रसायन है, उनके उत्पादन हेतु इसको फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जैव ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके अलावा यहाँ आप अक्सर सुनते होंगे कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल या हम कह लें कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन है, तो इसका उत्पादन करने में भी ये अगर हम देखें तो इसे प्रायः गैसोलीन के साथ मिक्स किया जाता है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसका दहन तापमान जो है गैसोलीन की तुलना में कम होता है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, लेकिन थोड़ा सा अगर हम समरी फॉर्म में देखते हैं तो इथेनॉल क्या है, एक प्रमुख जैव ईंधन है। इसे एथिल एल्कोहल, अगर रासायनिक रूप से हम देखते हैं तो एथिल एल्कोहल जिसका फार्मूला H2O H होता है, एथिल एल्कोहल कहा जाता है। और प्राकृतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो चीनी, मक्का अथवा चावल के किण्वन से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, को सड़ा करके बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा यानी कि एथाइलिन हाइड्रोजन के द्वारा भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका सम्मिश्रण का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2025 तक E20 यानी कि ईंधन जो होगा 80% यानी कि जो पेट्रोल होगा 80%, उसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण किया, यानी कि जो पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं E20 का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो हमारा पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल का के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर इसके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम इसको मिलाते हैं तो देश में जो तेल आयात है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर जो है समतुल्य दक्षता हमें मिल जाएगी। इसके अलावा पूर्ण रूप से जो है ये पूरी तरह से जल जाता है। साथ ही साथ पेट्रोल से अधिक स्वच्छ होता है, यानी कि जो पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, उसमें कमी आएगी। और जो 2070 तक हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसीलिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी भारत सरकार की भी अगर हम बात करते हैं तो इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। और इससे संबंधित जो भी प्लांट जहां पे लगाए जा सकते हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इसके संयंत्रों के लिए की जाती है तो उस पर भरसक प्रयास केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर दोनों स्तर पर किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या चुनौतियां हैं, गन्ने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ जैव ईंधन फसलों को उच्च मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ये एक कह लें कि चैलेंजेस है। अब इसके अलावा कौन सी पहले की गई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बायोफ्यूल पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई वर्ष 2022 में, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में। इसके अलावा E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है यहाँ पर, इसकी बात करें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लाई गई है। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण पहले भी लाई गई है। तो ये कुल मिलाकर के मोटा मोटी जो हमारा इथेनॉल से संबंधित प्रश्न था उसके ऊपर हम लोगों ने काफी अच्छी या कह लें कि काफी इंपॉर्टेंट चर्चा कर ली। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर पढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक न्यूज है, और न्यूज ये है कि 7 अप्रैल से एक फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन निश्चय बैच 10। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली डिटेल में यहाँ की बेस्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टी के गाइडेंस में कवर करवाई जाएगी। 1000 आवर से ज्यादा आपको यहाँ पर लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, जिसका कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों क्रक्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप स्टडी IQ के किसी कोर्स में इनरोल होते हैं, यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप
आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा जो कि आपको पर्सनली गाइड करेगा, चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे हो, चाहे वो मेंस के लेवल पे, या कोई आपकी अन्य समस्याएं, टाइम मैनेजमेंट हो या परीक्षा को लेकर के कोई अन्य जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का स्ट्रेटेजिकली सॉल्यूशन बताया जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप सलमान लाइफ कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का तो कोर्स है ही, इसके अलावा अन्य राज्य के भी अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उन राज्यों के लिए भी आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा किसी अन्य कोर्स में भी आप चाहते हैं तो सलमान लाइफ कोड यूज करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ की बेस्ट फैकल्टी के गाइडेंस में आपके प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो फटाफट अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। न केवल तैयारी को शुरू कर सकते हैं बल्कि अपनी सक्सेस को भी इंश्योर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में राज्य सरकार ने कहां पर हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? काशी, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काशी की तर्ज पर मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, यानी कि मथुरा। मथुरा में ही अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी है। इसके अलावा आपको पता ही कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसका अपना ही एक महत्व है। ठीक है, श्री कृष्ण के लिए काफी प्रसिद्ध है, वृंदावन प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और बातचीत हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि मथुरा है कहाँ पर। हमें मानचित्र को भी पता होना चाहिए। मथुरा के लोकेशन को अगर हम देखते हैं तो कुछ ये इस तरह से उत्तर प्रदेश की मैप पर है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो उसमें अलीगढ़, हाथरस और आगरा, ये उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसकी जो दूसरी तरफ की सीमा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ राजस्थान से इसकी सीमा संलग्न है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हरियाणा और राजस्थान के वह कौन कौन से जिले हैं जो इस मथुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये आपका होमवर्क है। चलिए बढ़ चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर देखिए कि मथुरा को हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। मथुरा जो कि आगरा मंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है, किस नदी के किनारे पर है? यहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। और यहाँ पर ये जो हेरिटेज कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है मुख्य रूप से इसलिए कि यहाँ पर पर्यटन का विकास किया जा सके, पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सकेगी और यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां भी ज्यादा होंगी। यहाँ पर और क्या होंगे? रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो इसलिए यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर लंबा मिनी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में की जो यात्रा है वो अधिक सुलभ और सुगम बन सके। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि मथुरा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो मथुरा जो है ये सूरसेन साम्राज्य की राजधानी होती थी। इसके बाद ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो मेगस्थनीज ने मथुरा का उल्लेख मेथोरा के नाम से किया है। भाई कुषाणों की अगर बात करें तो कुषाणों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। कुषाण साम्राज्य के तहत ही मथुरा में अगर देखें तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने किसको हराकर जीती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर मणिपुर। तो देखिए ये जो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। कहां पर किया गया? लखनऊ। अब लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जो टीम थी उसने हिमाचल प्रदेश की टीम को पराजित करते हुए यह जो चैंपियनशिप है पहली बार जीती है। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। विजयी टीम कौन सी है? उत्तर प्रदेश की है, यानी कि यह चैंपियनशिप प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश ने जीती है और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो यहाँ पर मामला क्या था? सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लखनऊ ने देखा ही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये यहाँ पर लखनऊ रही। उससे संलग्न कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर बाराबंकी आप देख सकते हैं, रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है और सीतापुर। तो ये इससे संलग्न होने वाले जिले रहे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश जो हैंडबॉल एसोसिएशन है उसकी 50वीं स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा था और इसी के अवसर पर 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक? 26 से 30 मार्च 2025 तक लखनऊ में ही केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने
हिमाचल प्रदेश को हरा करके यह पूरी की पूरी प्रतियोगिता जीत ली है। और ये बात करें तो ये पूरा का पूरा एक इंडोर गेम है जिसमें 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रतियोगिता या इस खेल की अगर हम बात करते हैं, हैंडबॉल की शुरुआत की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में, इस शताब्दी के अंत में स्कैंडिनेविया और जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले ये एक आउटडोर खेल के रूप में खेला जाता था और फील्ड हैंडबॉल के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में स्वीडन में अगर हम देखते हैं तो जी वॉलस्ट्रॉम ने वर्ष 2010 में इंडोर हैंडबॉल की शुरुआत की थी। वहीं अगर हम हैंडबॉल की बात करते हैं तो ओलंपिक में इसे वर्ष 1936 में बर्लिन में केवल एक बार प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया। वहीं महिलाओं के लिए अगर देखते जो हैंडबॉल है उसको ओलंपिक में 1976 में शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। सवाल है, हाल ही में राज्य के किस जिले में कच्चे तेल की खोज की गई है? मथुरा, गोरखपुर, बलिया या फिर ललितपुर? तो अभी ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, वहां पर कच्चे तेल की खोज की। बलिया की अगर हम बात करते हैं तो 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहां पर समानांतर सरकार की भी स्थापना की गई थी। कब? 1942 में, जब भारत गुलाम था, यानी कि आजादी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन भारत तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन 1942 में ही बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। इसीलिए बलिया को बागी बलिया भी बोला जाता है। तो अब आपको यहां पर बताना है कि बागी बलिया या बलिया का एक जिला एक उत्पाद क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर बलिया हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित है बलिया। जिले के पास में एक स्थान है सागरपाली गांव, यहीं पर तेल के विशाल भंडार की खोज किसके द्वारा? ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा खोज की गई है। अब भारत में कौन कौन से वो राज्य हैं जो कि कच्चे तेल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उनकी अगर बात करें तो राजस्थान में जो टोटल भारत में कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसमें 21.82%, दूसरे स्थान पर गुजरात 13.53%, असम 12.50%, तमिलनाडु 1.15%, आंध्र प्रदेश में अगर देखते हैं तो 0.87% और अरुणाचल प्रदेश में 0.13%। भारत के ये कुछ अग्रणी राज्य हैं कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में। अब यहाँ पर ये ओएनजीसी के द्वारा जो कच्चे तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं, इससे क्या होगा कि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही साथ जो अन्य देशों के ऊपर भारत की निर्भरता है कच्चे तेल को लेकर के वो उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार के भी अवसर सृजित होने वाले हैं। तो भारत को आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराएगा ये जो खोज है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। अब यहाँ पर इसका विस्तार क्या है, यानी कि जो भंडार है कहां से कहां तक है? तो बलिया के सागरपाली से लेकर के प्रयागराज में एक स्थान है फाफामऊ, तो यहां तक यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है विस्तारित है। यानी कि इतने लंबे एरिया में इस विशाल कच्चे तेल के भंडार देखने को मिले हैं ओएनजीसी के द्वारा। तो एक काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब यहाँ पर देखिए बलिया की बात कर लेते हैं। मैप पर बलिया आपका ये रहा। तो यहां पर आप देखिए गाजीपुर, मऊ और देवरिया उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं बलिया के साथ संलग्न होती है। बाकी सीमा जो है बिहार के साथ संलग्न। तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बिहार का कौन सा या कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं बलिया के साथ संलग्न होती है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। सवाल देखते हैं क्या है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद या फिर लखनऊ? तो टेक कृति का जो आयोजन किया गया है ये कानपुर में किया गया है, स्पेशली आईआईटी कानपुर में। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि 27 से 30 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा जो अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव है, जिसे हम टेक कृति के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन अगर देखते हैं तो यहाँ पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया था। एवं इस महोत्सव की अगर हम थीम की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, तो वो है पंतारई। पंतारई का मतलब क्या होता है? सब कुछ प्रवाहित होता है। इस महोत्सव की शुरुआत की बात करते हैं तो 1995 में हुई थी तथा ये आईआईटी कानपुर का वार्षिक तकनीकी और उद्यमशीलता का महोत्सव है। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में प्रेरित करना है, जिससे कि एक नई सोच और विचारधारा के साथ उनको आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2000 में महोत्सव में स्टार्टअप, उद्यमशीलता और कार्यशालाओं को भी शामिल कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप यह महोत्सव एक व्यापक और विविधतापूर्ण तकनीकी उत्सव बन गया है। तो काफी महत्वपूर्ण उत्सव है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि कानपुर। पर चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में
हेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस सांप कहां पर खोजा गया? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अभी हाल ही में देखते हैं एक ऐसा सर्प जिसकी जो नाक है, नॉस्ट्रिल है, वो काफी लंबी है और ये एक जहरीला सांप है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है वहीं पर खोजा गया है। हालांकि इस सांप की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का जो एक, जहां पर अगर देखते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहां पर इसको पहले भी देखा जा चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न का जो सही आपका उत्तर होगा वो दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश जो स्थान है वहीं पर दुधवा टाइगर रिजर्व है। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है कि बाकी ये जो तीन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बिल्कुल जवाब आपको देना ही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब ये सांप की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो नॉस्ट्रिल आप देख सकते हैं किस तरह से है, तो ये ठीक है। और ये अगर इसके शरीर की बात करते हैं तो एक लंबा पतला सर्प है, हरे रंग का सर्प है, ठीक है, और एक जहरीला सांप भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल और भारत की जो सीमा है यहीं पर सिचुएटेड है। तो ये सांप की अगर हम बात करें तो पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर भी देखा जा चुका है। लंबी नाक इसकी एक पहचान का प्रमुख संकेत है और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये पेड़ों पर हमें देखने को मिलता है और ये पत्तियों के बीच छिप जाता है। ये हल्का जहरीला होता है, इसका जहर इंसान के लिए अधिक खतरनाक नहीं माना जाता है। और इसके परिवार की बात करें किस फैमिली से रिलेटेड है तो कोलुब्रिडे से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर पाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप हेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस यानी कि लंबी थूथन वाला सांप, बेल सांप जो है खोजा गया। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात करते हैं। तो भारत और नेपाल की सीमा पे यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी है इसी जिले में ये सिचुएटेड है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है तराई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो अच्छे प्राकृतिक जंगल और साथ ही साथ यहाँ पर घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। तो अपनी रिजर्व और समृद्ध जैव विविधता के लिए ये पूरा का पूरा दुधवा टाइगर रिजर्व जाना जाता है। यहाँ पर बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, तेंदुआ और पक्षियों की कई प्रजातियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये पूरा का पूरा जो तराई क्षेत्र है ये एक तराई आर्कलैंड स्केप का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा या फिर वाराणसी? तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये वृंदावन मथुरा में आयोजित किया गया है। तो प्रश्न का यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मथुरा। चलिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। हालांकि मथुरा की लोकेशन को हम लोग पहले मैप में देख चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका छूट गया है तो आप जाकर के पहले के प्रश्न में जहाँ पर इसका जिक्र है हमने वहां पे मैप में भी देख लिया है। तो 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है उसकी जो सहायक संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांति धरा साहित्य अकादमी जो कि मेरठ से है, इनके द्वारा वृंदावन मथुरा में इसका आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के मध्य जो साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर है उनको प्रोत्साहित करना है और उनको संवर्धित करना है, यानी कि उनको हष्टपुष्ट करना है, स्थायित्व देना है। और महोत्सव के अंतर्गत देखें तो भारत और नेपाल के तकरीबन 180 से भी अधिक साहित्यकार, पत्रकार, लेखक और जो शिक्षाविद थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है ये। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भारत और नेपाल के जो साहित्यकार हैं उनके बीच समन्वय और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ पारंपरिक और समकालीन साहित्य को एक नई दिशा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। एग्रीवोल्टेइक परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिजली उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या फिर रेशम उत्पादन? तो दरअसल ये एक नई तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत जो किसान है वो अपने फसलों के उत्पादन के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर बिजली का उत्पादन हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। एक परियोजना अगर हम देखते हैं तो ऐसी परियोजना अपनाने वाला उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया। तो सबसे पहले सवाल आपका यही है कि क्वेश्चन को फ्रेम क्यों किया गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश इस परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। पहली चीज ये एक तकनीक है जिसमें किसान अपनी फसलों के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन करते हैं। इसे कृषि वोल्टी प्रणाली या सौर खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर देखते हैं होता क्या है, फोटोवोल्टेइक जो है इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता है
जिसमें कृषि योग्य भूमि पर सौर पैनल क्या किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। एडोल्फ गोएट्सबर्गर और आर्मिन जास्ट्रो के द्वारा यह तकनीक पहली बार 1981 में पेश की गई थी। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि भारत में अगर हम देखते हैं तो अभी ये अपने प्रारंभिक चरणों में ही है। ठीक है, अब इससे क्या हमें लाभ होने वाला है या इस प्रणाली की, इस परियोजना की क्या महत्ता है, इसके बारे में देखते हैं। तो बढ़ती ऊर्जा की मांग और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सौर पैनल से फसलों को उच्च तापमान और अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा मिल जाएगी। साथ ही साथ बारिश का जो जल है उसको सौर पैनल में एकत्र करके सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। सौर पैनल जो है से फसलों की वाष्पन दर कम और जल को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकेगा। तो कुछ ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है जिससे कि हमें इस परियोजना को अपनाने में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके बारे में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने कहां पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? राजकीय इंटर कॉलेज में, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, मदरसों में या सरकारी जूनियर स्कूलों में? तो अभी हाल ही में अगर हम देखते हैं तो राज्य सरकार ने राज्य के जो भी मदरसे हैं वहां पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। और ये घोषणा जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसी के अंतर्गत की गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश के मदरसे में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई। 3 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं पाठ्यक्रम जो है इसी सेशन 2025-26 से ही लागू कर दिया जाएगा। जितने भी सभी मान्यता प्राप्त स्कूल है और अनुदानित मदरसे में है, इसमें कक्षा 1, 2 और 3 में पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ये फैसला जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में लिया गया था, लेकिन अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। यानी कि अब इंप्लीमेंटेशन की बात आ चुकी है, अब इसे लागू किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समानता लाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। और अब बारी आती है आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न के लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग को हाल ही में सम्मानित किया है? अग्निशमन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पशुपालन विभाग या फिर संस्कृति विभाग? कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर जरूर देना। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न आपसे पूछे गए उनका भी उत्तर आप जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे इस तरह के सवालों पूछने का मकसद ही यही है कि आप खुद से भी थोड़ा सा प्रयास करें। जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो कुछ अन्य जानकारियां भी आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पे मिल जाएगी। परीक्षा से संबंधित या कोई अन्य जानकारी के लिए अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी नाम से यानी कि study.with-salman sir से मेरी इंस्टा आईडी भी है, तो आप मुझसे वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करने के लिए सलमान लाइफ कोड का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित है, तो आप हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।